हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ A.G. गार्डिनर का लिखा एक ऐसे ऑन सेइंग प्लीज़। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो चलिए शुरू करते हैं ऑन सेइंग प्लीज़, रिटन बाय A.G. गार्डिनर। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हम A.G. गार्डिनर की। A.G. गार्डिनर यूके के बहुत जो ग्रेट एसेइस्ट हैं उनमें उनका नाम आता है। ही वॉज बॉर्न इन 1865 एंड डाइड इन 1946 और वो द डेली न्यूज़ के एडिटर भी रहे हैं और वो एक स्यूडोनिम के अंडर लिखते थे। स्यूडोनिम हम कहते हैं जैसे एक पेन नेम होता है उसके अंडर लिखते थे और वो पेन नेम था एल्फा ऑफ द प्लो। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे एसेज लिखे हैं जो आज भी हम पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन उनके एसेज की वो प्रोज ही लिखते थे ऑफ कोर्स। उनके एसेज की खासियत है कि उसमें एक ह्यूमर का तड़का लगा होता था। वो ऐसे थॉट प्रोवोकिंग तो होते थे, बहुत अच्छे होते थे, उनमें बड़ी थॉटफुल बातें की जाती थी, बड़ी काम की बातें डिस्कस की जाती थी, लेकिन वो सारा कुछ बड़े सीरियस से अंदाज में नहीं करते थे। वो एक ह्यूमरिस्ट थे, वो एक ह्यूमरिस्ट अंदाज में अपनी बात कहना पसंद करते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस बात में ह्यूमर आ जाता है हम उस बात को कहना सुनना बार बार सुनना पसंद करते हैं। चलिए आज हम ऑन सेइंग प्लीज़ पढ़ते हैं। इसमें A.G. गार्डिनर ने जो अच्छे मैनर्स हैं, जो पोलाइटनेस है, जो तहजीब है, उसकी बात की हुई है। अलग अलग एग्जाम्पल्स दे के समझाया गया है और ये जो ऐसे है ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और इवन स्कूल्स के सिलेबस में, CBSE में, अलग अलग जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहाँ पे ये सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो जी ऐसे शुरू होता है कि एक यंग लिफ्टमैन है एक सिटी ऑफिस में। वो एक पैसेंजर को महज इस बात पे उठा के लिफ्ट से बाहर फेंक देता है कि वो उसे प्लीज़ नहीं कहता। तो चैप्टर का नाम ही है ऑन सेइंग प्लीज़ और अगर आप देखेंगे तो जो प्लीज़ है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब प्लीज़ कहना इतना इम्पॉर्टेंट है कि राइटर इसको एक स्पेशल तवज्जो देता है। तो वो उस इंसान को लिफ्ट से बाहर फेंक देता है क्योंकि वो उसे सिर्फ टॉप कहता है, टॉप प्लीज़ नहीं कहता। उसके बार बार कहने के बावजूद भी वो आदमी उसे प्लीज़ ऐड नहीं करता, तो इसलिए उसे बाहर फेंक दिया जाता है। अगर हम ये बात माने तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो डिसकर्टसी है, डिसकर्टसी मतलब बदतमीज़ी हम कह सकते हैं, जो तहजीब के अगेंस्ट है कुछ, ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं है। कानून में जो हम जिसके लिए पनिशमेंट हो, कोई अपराध नहीं है। ये कानूनी अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है कि जिसके लिए हम फिज़िकली असॉल्ट करें उस बंदे को या उस पर कोई मुकदमा चलाया जाए। ऑफ कोर्स ये इस कैटेगरी का क्राइम नहीं है। लेकिन अगर हम माने कि अगर एक चोर मेरे घर में दाखिल होता है और सब कुछ लूट लेता है, तो अगर मैं ये देख लूँ और मैं उस चोर को मार डालूँ या उसके हाथ पैर तोड़ दूँ या वो मेरे पे अटैक करे और मैं अपने को बचाते बचाते उसे मार भी डालूँ, तो हमें इस कानून इस बात से राहत देता है कि हमने जो कुछ भी किया, वायलेंस का जो सहारा लिया, वो एक जेन्युइन अपने सेल्फ डिफेंस में किया। तो हो सकता है हम माफ़ कर दिए जाएंगे क्योंकि हमने एक रीज़नेबल वायलेंस इसलिए यूज़ किया कि किसी ने हम पे वायलेंस यूज़ किया। लेकिन बैड मैनर्स के लिए हमें वायलेंस यूज़ करना लॉ के अंडर परमिट नहीं है। उसके लिए हम वायलेंस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बदतमीज़ी एक लीगली पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। हमें इस बात को एडमिट करना होगा, मानना होगा। हम में से बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी हो सकता है कि वो लिफ्टमैन के साथ कुछ दर्जे की हमदर्दी रखें, हमें माने कि लॉ को, लेकिन जो लॉ है वो रीज़नेबल है, हमें ये भी मानना चाहिए। क्योंकि लॉ किसी भी ऐसी चीज़ को अगर हमारी वॉइस की टोन ख़राब है या हमने गुस्से से किसी आदमी को देखा, हमने उसे आंखें दिखाई, तो ये सारे अपराध की कैटेगरी में नहीं आते। लॉ में इसके लिए सज़ा का कोई भी प्रोविज़न, प्रावधान नहीं है।
और अगर ऐसा हो जाए तो हमारे शहर की सारी गलियां और गटर खून से भर जाएं, क्योंकि अगर लॉ हमें ये परमिशन देगा कि हम उस आदमी के साथ कुछ भी कर सकते हैं जिसने हमसे बदतमीज़ी की है, तो ऑफ कोर्स यही होगा, हम यहाँ पे खून ही खून नज़र आएगा, इंसान नहीं। लेकिन ये भी बात है कि लॉ हमें किसी को प्लीज़ कहने के लिए या किसी के साथ पोलाइटली बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये उतना ही सही है जितना कि लॉ हमें कहता है कि ज़बरदस्ती अपने बालों को डाई करो या मैं कुछ ऐसा कर लूँ जो मेरे फैशन के लिहाज से अच्छा है, लॉ उसे भी करने को मुझे मना नहीं कर सकता। तो जो बदतमीज़ी है वो भी इसी तरह के दायरे में एक आती है। लॉ मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं किसी की रिस्पेक्ट करूं, किसी के साथ प्यार से बात करूं, या किसी ने मुझसे बुरा कर दिया है तो मैं उसको गोली मार दूं, चाहे मैं कितना भी हर्ट क्यों ना हुआ हो उस बात से। लेकिन हमें ये भी बात माननी होगी कि जिस तरह से हम हर्ट होते हैं कभी कभी किसी की बुरी तरह से कही हुई बातों से या किसी के टोन से या किसी के एटीट्यूड से, हम जिस तरह से बुरी तरह से आहत हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि वो लिफ्ट मैन जो है वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गया हो, या उसे लगा हो कि उसकी सोशली इंसल्ट हो गई है, उसने उसको इस तरह से देखा हो और उसे लगा हो कि कोई उसे फिज़िकली हार्म भी करता। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, किक ऑन द शिन्स, इट्स अ फ्रेज़। तो इसका शिन होता है हमारी जो लेग्स का फ्रंट पार्ट होता है। तो एक फ्रेज़ है जिसके लिए हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो फिज़िकल असॉल्ट है कभी कभी वो भी हमें इतना दर्द नहीं देता जितना दर्द हमें किसी की कही हुई बात देती है, क्योंकि जो शरीर का घाव है वो भर जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बीतता है। लेकिन जो हम हर्ट हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, वो घाव जल्दी नहीं भरता। तो हो सकता है वो लिफ्टमैन भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई हो, जिसकी वजह से उसका पूरा दिन ख़राब गया हो। हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस लिफ्टमैन ने यही सब सोच के उस आदमी को बाहर फेंक दिया हो। इसके बाद हमें एक एग्जाम्पल दी गई है, प्ले से कैरेक्टर लिए गए हैं। इंग्लैंड का एक बहुत ही रेस्टोरेशन एज का ड्रामेटिस्ट था शेरिडन। तो शेरिडन का एक प्ले था द राइवल, तो बहुत ही हिट प्ले था, ड्रामा था, बहुत हिट ड्रामा था। ये बहुत एक फॉर्मल जो हाई सोसाइटी प्ले था। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स की मदद से राइटर ने ये समझाने की कोशिश की है हमें कि किस तरह से बैड मैनर्स एक चक्कर की तरह, एक हायरार्की की तरह एक दर्जे से दूसरे दर्जे में एंटर करते हैं और पूरी सोसाइटी को अपने चपेट में ले लेते हैं। तो जो सर एंथनी एब्सोल्यूट हैं और कैप्टन एब्सोल्यूट है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो उन्होंने कहा है कि सर एंथनी एब्सोल्यूट को कैप्टन एब्सोल्यूट, जो उसके हायर ऑफिशियल्स हैं, उसने बुली किया, बदतमीज़ी से उनसे बात की। और जब सर एंथनी एब्सोल्यूट जब नीचे गए तो उन्होंने अपने जो एम्प्लॉई था फैग, उसको गुस्सा किया। फैग नीचे गया तो उसने अपने नौकर को किक किया, और वो जो नौकर है, हो सकता है वो अपनी कुक से किसी बात पे हर्ट हुआ हो, जो कुक है हो सकता है उसके सर्वेंट ने उसको हर्ट किया हो। तो इस तरह से ये एक ऑर्डर में रन करती है, बदतमीज़ी ऑर्डर में रन करती है कि एक ने दूसरे को इंसल्ट किया या हर्ट किया, उसका जिस पे बस चलता था उसने उसको हर्ट किया। तो इस तरह से ये जो है वो ट्रैवल करती है, किसी ने हमें हर्ट किया तो हम उसका बदला लेना चाहते हैं। बहुत बार घरों में भी ऐसा हो जाता है कि हम अपने भाई से लड़ते हैं, बड़े भाई ने हमें कुछ कहा तो हमने छोटे को पीट दिया। तो राइटर इस बात के थ्रू यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो लिफ्टमैन है, हो सकता है उसके एम्प्लॉयर ने उसे किसी बात पे डांटा हो और वो इस बात से हर्ट हो और वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना गुस्सा है, वो किसी पे निकालना चाहता हो, तो उसने उस आदमी पे निकाल दिया जिसने उसे प्लीज़ नहीं कहा था। और राइटर कहता है वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आवर इल ह्यूमर्स।
हम अपने बुरे बर्ताव की वजह से पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं, और बैड मैनर्स जो हैं वो जनरल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। लेकिन कोई भी हम रिलीजन देखें या कोई भी कानून देखें, उसके दायरे में गुड मैनर्स नहीं आते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा रिलीजन हमें सिखाता है कि हम वो 10 कमांडमेंट्स है या कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उसमें ये कोड दिया हुआ है कि हमें किसी से इस तरह से बात करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सोशल सिविलिटीज़ हैं जो हमारी स्पीच में झलकनी चाहिए कि हमें किस तरह से किसी से बात करनी है। राइटर हमें प्लीज़ और थैंक यू जैसे वर्ड्स बार बार बोलने की सलाह देता है, जिससे सोसाइटी का जो एक अच्छा एटीट्यूड है वो मेंटेन रहे और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की जो लाइफ की मशीनरी को स्मूथ बनाती। यहाँ पे राइटर एक ऐसे बस कंडक्टर का एग्जाम्पल देता है जो किसी तरह उसके कांटेक्ट में आया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंडक्टर्स बुरे होते हैं, उसने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी है, लेकिन वो कंडक्टर इतना अच्छा था कि वो उसकी स्टोरी जो राइटर है वो बताना चाहता है हमें कि एक बार राइटर उसकी बस पे चढ़ा और चढ़ते ही उसे ये एहसास हुआ कि वो अपने सारे पैसे घर भूल गया है, और वो डर रहा था कि वो कितना स्टूपिड लग रहा है, कि वो कितना बुरा सोचेगा कंडक्टर या सब लोग उसके बारे में। लेकिन उसने ईमानदारी से ये कह दिया कि मैं अपने सारे पैसे घर भूल गया हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा और मैं टिकट नहीं ले सकता हूँ। तो कंडक्टर ने उसके सोचने के अगेंस्ट विपरीत ये पूछा कि उसे कहाँ जाना है, वो उसे ड्रॉप कर देगा। तो उसने अपना डेस्टिनेशन बताया, कंडक्टर ने टिकट काट दिया। लेकिन जब राइटर ने उससे पूछा कि वो किराया कहाँ पे, किस पते पे उसके पास पैसे वापस करे, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आते जाते हम फिर कभी मिल जाएंगे। अगर वो चाहता तो वो भी बाकी कंडक्टर्स की तरह कह सकता था कि ये तो तुम्हारे जैसे लोगों का रोज़ का काम है, ये पुराना ट्रिक है। पर वो जो कंडक्टर था वो राइटर के साथ इतने अदब से पेश आया कि राइटर के मन में उसके लिए एक ख़ास जगह बन गई। हालांकि उसी टाइम पे राइटर को अपनी पॉकेट सर्च करने के बाद एक कॉइन मिल गया, लेकिन वो जो कंडक्टर का इम्पैक्ट उसके माइंड में क्रिएट हुआ वो कभी भी जा नहीं सका। इसके कुछ दिनों के बाद वो बस के टॉप फ्लोर पे सफ़र कर रहा था और किसी ने अपने हैवी शूज़ से उसके पैर को कुचल दिया। जब राइटर ने बहुत गुस्से से उसकी ओर देखा तो वो वही कंडक्टर बिल था। तो जैसे ही वो उसे कुछ कहने लगा, कंडक्टर का चेहरा देखकर कंडक्टर ने जिस तरह से उसे सॉरी बोला कि सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ कि मेरे शूज़ बहुत हैवी हैं, अक्सर मेरे जो मैं दूसरों के शूज़ से कुचला जाता हूँ, लेकिन आज मेरा शूज़ भी किसी के पैर पे पड़ गया, तो इसके लिए बहुत सॉरी। तो ये बात सुनते ही जो हमारा राइटर है वो कहता है कि उसका गुस्सा एकदम से काफूर हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों गुस्सा करेगा ना ऐसे इंसान पे जो इतना सिविलिटी, इतने गुड मैनर्स अपने साथ लेके चलता है। फिर उसने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि ये बंदा जहाँ भी होता है वहाँ पे मौसम को सुहावना बना देता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पोलाइटनेस है कि वो किसी भी तरह के बोझ को हल्का कर देता है। उसको पता चलता है कि वो कंडक्टर अपने जो टॉप फ्लोर पे सफ़र कर रहे हैं, जब बारिश आती है तो वो भाग के ऊपर जाता है और उनको कहता था कि नीचे जगह है, आप नीचे आ सकते हैं, आप बारिश में भीग जाएंगे। या फिर कोई बूढ़ा पैसेंजर आ जाता था तो उसको बेटों की तरह उनके साथ बर्ताव करता था, छोटे बच्चों के साथ उनके फादर की तरह बिहेव करता था। और अगर कोई ब्लाइंड, अंधा कस्टमर उसके पास आ जाता था तो वो उसको बस में से उतार के एक सेफ प्लेस पे छोड़ के आता था। तो ये उसकी रूटीन थी, वो रूटीन में ये सारे काम करता था। तो राइटर कहता है कि अगर बैड मैनर्स इन्फेक्शियस हैं तो गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस हैं। तो उस कैरेक्टर को देख के, जो उस कंडक्टर का था, उसको देख के हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। बुरे लोगों को देख के हम बुरे बन सकते हैं, तो अच्छे लोगों को देख के हम अच्छे भी बन सकते हैं। ऐसा ही कुछ गांधी जी ने भी कहा है कि जिस तरह से बुराई फैलती है उस तरह से अच्छाई भी फैलती है, अच्छाई भी अपना काम करती है। तो हमें ये बातें याद रखनी चाहिए।
फिर उसने कीट्स की एग्जाम्पल देके कहा है, कीट्स ने कहा है कि नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे, कि अच्छा दिन मेरी आत्मा को क्लीन कर देता है। तो उसी तरह से राइटर कहना चाहता है कि जब भी कंडक्टर आता है तो मौसम अच्छा हो जाता है और सब कुछ बड़ा क्लियर, ग्लूमीनेस, मेलनकली, उदासी, सैडनेस सब गायब हो जाती है और सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। और जब भी उसे वो कंडक्टर इस रोड पे नज़र नहीं आता तो वो सोचता है वो अपनी सनशाइन बिखेरने किसी और इंसान के पास खड़ा हो। तो अंत में राइटर कहता है कि अगर हम अपनी दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सिर्फ वॉर को ही इरेडिकेट करने की, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम बैकग्राउंड पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, इसलिए उसका रेफरेंस आ जाता है। तो वो कहता है कि सिर्फ वॉर को इरेडिकेट करने से हम कहते हैं कि वॉर का हमारी ज़िंदगी पे बड़ा एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर हम अच्छे से एक दूसरे से बात करना या बर्ताव करना सीख जाएं तो उससे भी हम एक दूसरे के लिए ज़्यादा काइंडली हो जाते हैं और टॉलरेबल हो जाते हैं, दुनिया बर्दाश्त करने के लायक हो जाती है। तो वो उसको इस बात की कोई भी हिचक नहीं है कि वो एक कंडक्टर के नाम पे बहुत बड़ा व्याख्यान दे रहा है या एक फॉर्मल स्पीच दे रहा है, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि गुड मैनर्स हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि पुलिस और कानून हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम देवता नहीं हैं, लेकिन वो हर बात के लिए हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सपोज़ अगर हमें कोई हर्ट कर जाता है, मेंटली हर्ट, इंटेलेक्चुअलिटी हमारी हर्ट हो जाती है, तो उस बात के लिए पुलिस हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो हमें फ़िज़िकल असॉल्ट से बचा सकती है। कानून हमें ये बता सकता है कि हमें क्या नहीं करना है या किसके लिए हमें एक क्राइम की कैटेगरी के अंडर रखा जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि हमें सोसाइटी में किस तरह का बिहेव करना चाहिए। अब राइटर ये सजेस्ट करता है उस लिफ्ट मैन को कि उसे ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकली असॉल्ट ही करना था उस बंदे को, रादर उस बंदे को एक ऐसा लेसन सिखाना चाहिए था कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से इस बात को समझ सकता है कि मुझे प्लीज़ वर्ड यूज़ करना है। तो लास्ट में राइटर ने इसके लिए एग्जाम्पल दी है अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड की। अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड इंग्लैंड में एक अर्ल थे, अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन वो एक अच्छे मैनर्स का उदाहरण थे कि वो बहुत अच्छे से एक कल्चर्ड जेंटलमैन उनको माना जाता था। तो वो उस टाइम की बात सुनाते हैं जब लंदन की स्ट्रीट्स में फुटपाथ नहीं होते थे और दीवार के साथ लग के किसी को चलना होता था। तो चेस्टरफील्ड एक रात को चल रहे थे, तो एक बंदा उनके पास आता है जो वॉल के साथ चलना चाहता है। तो चेस्टरफील्ड ने जब उससे रास्ता मांगा तो उसने कहा कि आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल, कि मैं एक स्काउंड्रल को रास्ता कभी नहीं देता हूँ। तो गुस्सा आना चाहिए था चेस्टरफील्ड को, लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो पीछे हट के बोले लेकिन मैं उनको रास्ता दे देता हूँ। तो अब उन्होंने अपना रिवेंज ले लिया। तो राइटर सजेस्ट करता है ऐसा ही रिवेंज उस लिफ्ट मैन को भी लेना चाहिए था, क्योंकि वो ये बात को मानेगा ये रिवेंज बदला उस बदले से कहीं ज़्यादा अच्छा है जो उस दिन उसने उस इंसान को सिर्फ प्लीज़ ना बोलने की वजह से दिया था, क्योंकि इससे वो समझ सकता था कि इन शब्दों की कितनी वैल्यू है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये ऐसे समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही और ऐसे देखने के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, आप और क्या किस चीज़ में आपको वीडियो चाहिए। और इसको देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।